हाँ जी स्टूडेंट्स, बच्चे मिसलेनियस क्वेश्चंस का सेट नंबर 4, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्या लिखा हो बच्चे? A reduction of 20% in the price of rice enables a housewife to buy 5 kg more for rupees 1200. The reduced price per kg of rice is। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के बच्चे अनेकों तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा वो तरीका होगा इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट। बच्चे परसेंटेज में हम एक चीज सीखते हैं, परसेंटेज में एक चीज हमें सिखाई जाती है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का ही है। कैसे? खर्चा अगर कांस्टेंट है तो प्राइस और कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन होगा। तो अगर एक चीज एक्स ओवर वाई से बढ़ेगी, प्राइस या कंजम्पशन में से अगर एक चीज एक्स ओवर वाई से बढ़ेगी तो दूसरी चीज जो है वो एक्स ओवर एक्स प्लस वाई से घटेगी। घटने वाली चीज हमेशा रिप्रेजेंट करेगी एक्स ओवर एक्स प्लस वाई को, और बढ़ने वाली चीज हमेशा रिप्रेजेंट करेगी एक्स ओवर वाई को। ये दो फ्रैक्शंस आपने ध्यान रखने हैं किस टाइप के सवालों में? प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी वाले जो क्वेश्चंस हैं उन सवालों में आपने ये रिलेशन ध्यान रखना है। ये दो फ्रैक्शंस आपने ध्यान रखने हैं, बढ़ने वाली चीज हमेशा एक्स ओवर वाई और घटने वाली चीज हमेशा एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। समझ गए? अब इस क्वेश्चन में बच्चा लिखा हुआ है कि जो प्राइस है वो 20% घट रहा है। 20% फ्रैक्शन की टर्म्स में कितना लिख सकते हैं हम इसको? 1/5 लिख सकते हैं। तो कीमत जो है, जो प्राइस है बच्चे वो 1/5 से घट रहा है। अगर ये चीज प्राइस जो है 1/5 से घट रहा है तो जो कंजम्पशन होगा वो 1/4 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ आया बच्चे? 1/5 से हम 1/4 पे कैसे गए? ये जो 1/5 है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक्स ओवर एक्स प्लस वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर x ओवर x प्लस वाई 1/5 है तो x ओवर y कितना होगा? 1/4। कीमत अगर 1/5 से घट रही है तो जो कंजम्पशन होगा वो 1/4 से बढ़ेगा। ये चीज समझ आई बच्चे? ठीक है जी। अब किसका 1/4? कुछ ना कुछ ओरिजिनल कंजम्पशन रहा होगा। ये बच्चे ये सवाल तो ओरली हो जाते हैं। ये जो 1/4 है, इस 1/4 का क्या मतलब हुआ? कंजम्पशन जो है 1/4 से बढ़ रही है। किसका 1/4? कुछ ओरिजिनल कंजम्पशन रहा होगा उसका 1/4। तो एक पल के लिए मान लो, समझाने के लिए लिख रहा हूं कि आपकी जो ओरिजिनल कंजम्पशन है वो एक्स है, तो एक्स का जो 1/4 है इतने से कंजम्पशन बढ़ रहा है। ओरिजिनल का 1/4, समझ रहे हैं ना बच्चे? ओरिजिनल एक पल के लिए आप मान लो कि एक्स है, तो एक्स का 1/4 से कंजम्पशन बढ़ गया। और सवाल में दिया भी हुआ है कि कंजम्पशन जो है 5 kg से बढ़ गया। तो यहां से क्या आप x का वैल्यू निकाल सकते हो? तो x कितना आ जाएगा जी? 20 kg। x मतलब क्या लेट किया था मैंने x को? ओरिजिनल कंजम्पशन। अगर ओरिजिनल कंजम्पशन 20 kg है तो नया वाला कंजम्पशन कितना होगा? कंजम्पशन जो है बच्चे 5 kg से बढ़ जाती है। पुरानी कंजम्पशन अगर 20 है तो नई वाली कंजम्पशन कितनी हो जाएगी? 25 kg। तो सवाल में बोला गया है कि अब वाला रेट कितना होगा, रिड्यूस्ड प्राइस कितना होगा? सीधी सी बात है बच्चे, अब वो 1200 रुपए खर्च करके, अब 1200 रुपए खर्च करके कितने केजी खरीद पा रहे हैं? पहले 20, 5 से बढ़ गया तो अब वाली जो कंजम्पशन है वो 25 है। तो 1200 रुपए खर्च करके अब 25 kg ले पा रहे हैं। तो 1 kg का जो रेट है वो बन गया जी 48 रुपीज पर kg। आया समझ की नहीं आया बच्चे? यही वाला रेट आपसे पूछा जा रहा था। मैं फिर कह रहा हूं इस सवाल को करने के और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। समझाने में भले ही टाइम लगा, लेकिन एक बार इस तरीके में कमांड बन जाए तो सवाल ओरली होते हैं। समझ गए? तो इसका आंसर होगा बच्चे सी ऑप्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू, fresh fruit contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruit? बच्चे इस सवाल में भी हम ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चे? मैं अपने स्टूडेंट्स को इन सवालों को इस वाले कॉन्सेप्ट से करवाता हूं। कोई चीज अगर एक्स ओवर वाई से बढ़ रही है तो दूसरी चीज जो है एक्स ओवर एक्स प्लस वाई से क्या हो जाएगी? घटेगी। समझ गए? तो बच्चे इन सवालों में होता है क्या? जो कांस्टेंट चीज है, कांस्टेंट चीज का जो फ्रैक्शन होता है, कांस्टेंट कांस्टेंट चीज का जो फ्रैक्शन होगा उसका इनवर्स रिलेशन होगा किसके साथ? टोटल क्वांटिटी के साथ। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है। अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, फिर एक बार सुन लो। कांस्टेंट चीज में जो चेंज आएगा फ्रैक्शन के टर्म्स में, ठीक है जी, उसका इनवर्स किस में चेंज आएगा? टोटल क्वांटिटी में। तो ये चीज आप फिलहाल के लिए रट लो या समझ लो, ध्यान दो। ठीक है जी। अब देखो बच्चे, यहां पे बच्चे पहले बोला जा रहा है कि फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। तो अगर मैं फ्रेश फ्रूट की बात करूं, फ्रेश फ्रूट में अगर मुझे दो हिस्से लिखने हो,
दो हिस्से मुझे समझने हो तो दो हिस्सा में क्या लिखूंगा, एक हिस्सा अगर वाटर है तो दूसरा हिस्सा मैं पल्प बोल सकता हूं। तो अगर 68% वाटर है तो 32% जो होगा वो सॉलिड पार्ट होगा या पल्प होगा। ये चीज समझ आई बच्चे। अब ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट में बच्चे 20% वाटर है तो जो पल्प वाला पार्ट होगा वो कितना होगा, 80% होगा। समझ गए कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने, जो कांस्टेंट चीज में चेंज आएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, समझ गए, उसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा किसके साथ, टोटल क्वांटिटी के साथ। तो हमने बच्चे कांस्टेंट चीज के ऊपर काम करना है। पहले पल्प कितना था 32%, अब पल्प कितना है 80%। बढ़ गया, कितने फ्रैक्शन से बढ़ा निकाल सकते हैं ना हम, 48 से बढ़ा है, क्योंकि 80 एंड 32 का डिफरेंस जो है 48 है। 48 से बढ़ा, नीचे क्या रखोगे आप, प्रीवियस वाला रेशियो क्या बन गया, फ्रैक्शन क्या बन गया, 3/2। तो बच्चे जो पल्प वाला पार्ट है वो 3/2 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, मतलब क्वांटिटी वाइज नहीं, तो कांस्टेंट वाला पार्ट जो है बच्चे 3/2 से क्या हो गया, बढ़ गया। समझ गए। तो अगर ये चीज कांस्टेंट वाला पार्ट मतलब पल्प जो है 3/2 से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल क्वांटिटी होगी वो x ओवर एक्स प्लस वाई से घटेगी। मतलब x ओवर वाई अगर 3/2 है तो x ओवर एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। तो इसका मतलब टोटल क्वांटिटी जो है 3/5 से घट रही है। मतलब कुछ ओरिजिनल क्वांटिटी रही होगी, उसका 3/5। अब इस सवाल में ओरिजिनल क्वांटिटी तो दी हुई है आपको कि जो फ्रेश फ्रूट था वो 100 kg का है। समझ गए। तो 100 kg का 3/5, इतने से क्वांटिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। करो इसको सिंप्लीफाई, कितना आ गया जी, 60 kg। मतलब टोटल क्वांटिटी में जो चेंज आया वो 60 kg का आया। पहले जो फ्रेश फ्रूट था कितने केजी का था बच्चे, 100 kg का था। 60 kg से कमी आ गई तो जो नया वाला फ्रूट बना, जो नया वाला फ्रूट बना वो 40 kg का ना होगा। यही चीज आपसे पूछी जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं, इस सवाल को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन बच्चे ये तरीका बेस्ट है। भले ही समझाने में बताने में टाइम लगा, लेकिन एक बार अगर ये तरीका समझ आए तो यूं चुटकियों में हल निकलता है। समझ गए। तो जो ड्राई फ्रूट है वो कितने केजी का बना, 40 kg का बना। यही चीज आपसे पूछी जा रही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान देना बच्चे। A can contains a mixture of two liquids A and B in the ratio 7:5. When 9 liters of mixture are drawn off and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes 7:9. How many liters of liquid A was contained by the can initially? तो पहले बच्चे मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। देखो, हमारे पास एक मिक्सचर है ए और बी का, जिसमें रेशो क्या है, ए और बी का 7:5 है। अब वो बोल रहा है कि इसमें से हम कुछ लीटर्स निकाल लेते हैं। कितने लीटर्स निकाल लेते हैं बच्चे, 9 लीटर्स निकाल लेते हैं। बच्चे इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से भी कर सकते हैं और रेशियो वाले तरीके से भी कर सकते हैं, इक्वेशन भी बना सकते हैं, और एक्स और वाई वाला जो तरीका मैंने पिछले वाले सवाल में बताया वो वाला तरीका भी यहां लग सकता है। ठीक है। लेकिन बच्चे एक काम करते हैं, वो तरीका तो आपको मैंने समझा दिया, इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको रेशियो वाले तरीके से समझाता हूं। देखो जी, ये हमारे पास इनिशियल मिक्सचर है बच्चे, जिसमें ए टू बी का रेशियो जो है 7:5 है। इसमें से 9 लीटर निकाल लेते हैं। तो बच्चे 9 लीटर्स निकालने के बाद ए और बी का जो रेशियो है क्या अभी भी 7:5 रहेगा। समझ आया। कुछ लीटर्स अगर आप निकाल रहे हो, अगर आप क्वांटिटी निकाल रहे हो, तो निकालने से बच्चे रेशियो सेम ही रहेगा, ऐड करने से रेशियो बदलता है। तो ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। तो अगर 9 लीटर्स आप निकाल लेते हैं तो 9 लीटर्स निकालने के बाद भी 7:5 ए और बी का रेशियो रहेगा। समझ गए। अब सवाल में लिखा हुआ है कि आप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं किससे, आप सिर्फ और सिर्फ बी ऐड कर रहे हैं। बी ऐड करने के बाद जो फाइनल रेशियो बनता है ए और बी का क्या बन जाता है, 7:9 बन जाता है। समझ गए। अब मुझे ये बताओ, यहां से और यहां में ए और बी में से क्या चीज कांस्टेंट रही, ए कांस्टेंट रहा। कैसे बचे, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि जो रिप्लेसमेंट आप कर रहे हो किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। इसका मतलब ए की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। समझ गए। तो ए की क्वांटिटी अगर सेम रहेगी तो वही कंडीशन हमने यहां भी सेटिस्फाई करनी है रेशियो की टर्म्स में भी। पहले ए कितना था 7, बाद में ए कितना हो गया जी 7, क्योंकि ए में बदलाव नहीं आया, बदलाव किस में आया है, बी में आया है। समझ गए। तो यही कारण है कि हमने ए को क्या करना है, सेम बनाना है। लेकिन बच्चे इस सवाल में ए जो है क्या है, सेम ही दिया हुआ है, 7 एंड 7। ठीक है। अगर सेम ना होता तो सेम बनाते,
समझ गए? चलो, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी ये जानते हैं कि सेम अगर बनाना होता तो किस तरीके से आप सेम बनाते। अच्छा, पहले बी कितना था बच्चे? 5 यूनिट्स। बाद में बी कितना हो गया? 9 यूनिट्स। बी के कितने यूनिट्स ऐड हुए? बी के 4 यूनिट्स ऐड हो रहे हैं, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो बी ऐड हुआ वो हुआ है जी 9 लीटर। तो आप कंपेयर कर सकते हो, 4 हिस्से ही 9 लीटर के बराबर। अगर 4 हिस्से 9 लीटर के बराबर, तो एक हिस्से का जो वैल्यू होगा वो 9/4 लीटर्स आ जाएगा। यहां तक की कहानी समझ आई? तो एक हिस्से का जो वैल्यू है वो 9/4 लीटर्स है। आप मुझे ये बताओ, क्या इस वाले मिक्सचर की क्वांटिटी बता सकते हो? यहाँ पे ए है 7 यूनिट्स, बी है 5 यूनिट्स, तो कुल मिला के कितने यूनिट्स हो गए बच्चे? 12 यूनिट्स हो गया। अगर एक यूनिट जो है 9/4 लीटर्स के बराबर, तो 12 यूनिट किसके बराबर? 27 लीटर्स के बराबर। किसके बराबर? 27 लीटर्स के बराबर। तो इसकी क्वांटिटी आ गई 27 लीटर। अब ध्यान देना, आंसर आने वाला है। क्या कहा था बच्चे शुरुआत में? ये हमारे पास इनिशियल मिक्सचर है, ये हमारे पास इनिशियल मिक्सचर है। इसमें से 9 लीटर आपने निकाला, 9 लीटर निकालने के बाद ये बना है, और इसकी क्वांटिटी हम निकाल चुके हैं 27 लीटर है। तो 9 लीटर्स निकालने के बाद इसकी क्वांटिटी अगर 27 बनी है, तो 9 लीटर निकालने से पहले जो इस वाले मिक्सचर की क्वांटिटी रही होगी वो कितनी रही होगी? 36 लीटर्स रही होगी। तो इसकी टोटल क्वांटिटी हमने निकाल ली 36 लीटर। यहां तक की कहानी समझ आई? ठीक है जी। तो इसकी टोटल क्वांटिटी आ गई जी 36 लीटर्स। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा हुआ, आपसे क्या पूछा हुआ है? ये जो इनिशियल मिक्सचर है इसमें ए कितना होगा? ए की क्वांटिटी पूछी हुई है। तो आप क्या करेंगे? 36 को 7:5 में डिवाइड करेंगे। 7:5 में जब आप डिवाइड करेंगे तो जो ए है वो कितना आ जाएगा? 21 लीटर्स। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ जी? सी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, जितने भी अभी सवाल मैंने कराए, 2-3 सवाल, अनेकों तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका इन सवालों के लिए बेस्ट है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ है? A trader has 50 kg of rice, a part of which he sells at 14% profit and rest at 6% loss. On the whole, his loss is 4%. What is the quantity sold at 14% profit and that at 6% लॉस? क्वांटिटीज बतानी है बच्चे। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर आप एलिगेशन तरीके से करते हैं तो यूं चुटकियों में सोल्यूशन आएगा बच्चे। इसका एलिगेशन लगाना आना चाहिए। पहले वाला जो पार्ट है वो आप बेच रहे हैं 14% प्रॉफिट में, दूसरे वाला पार्ट आप बेच रहे हैं 6% लॉस में। ठीक है, ध्यान रखना है ऐसे सवालों में क्या करना है, प्रॉफिट के साथ प्लस का साइन लगाओगे और लॉस के साथ माइनस का साइन लगाओगे। और कुल मिला के जब हमने देखा तो कुल मिला के 4% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो टोटल प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो हम क्या रखेंगे? कहां रखेंगे? बीच में रखेंगे। इनका डिफरेंस यहां पर, इनका डिफरेंस यहां पर, ये बन गया जी 18 और ये बन गया 2। इनका आपने बना लेना है रेशियो। क्या रेशियो बन गया? 1:9। किस चीज का रेशियो आया? इनकी क्वांटिटीज का रेशियो आ गया। समझ गए? 1:9। टोटल क्वांटिटी कितनी दी हुई है बच्चे? 50 kg। 50 kg को अगर मैं 1:9 में डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 5 kg और ये आ जाएगा 45 kg। समझ गए? दोनों ही क्वांटिटीज आपसे पूछी हुई थी। तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ? सी ऑप्शन आंसर, 5 kg एंड 45 kg। आया समझ की नहीं आया बच्चे? ठीक है, ये तरीके आपको रखने ही पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A woman travels 200 kilometers in 5 hours in two parts. In the first part of the journey, she travels by car at the speed of 50 kilometers per hour. In the second part of the journey, she travels by bus at the speed of 30 kilometers per hour. How much distance did she travel by bus? देखो जी, यहां भी बच्चे किसी डिस्टेंस को वो दो हिस्सों में कवर करता है। पहले वाले हिस्से की जो स्पीड है वो दी हुई है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाले हिस्से की जो स्पीड है वो दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, और ओवरऑल वो 200 किलोमीटर कवर करता है 5 आवर्स में। तो जब पूरी जर्नी जो है वो 200 किलोमीटर की है, उसको वो कवर करता है 5 आवर्स में, तो पूरी जर्नी का एवरेज स्पीड तो आप बता सकते हो। तो पूरी जर्नी का जो स्पीड है वो बन जाएगा 200/5। कितना बन जाएगा बच्चे? 40 किलोमीटर पर आवर। तो एलिगेशन लगा सकते हैं। इनका डिफरेंस यहां पर, इनका डिफरेंस यहां पर, डिफरेंस क्या आ गया? 10 और 10 आ गया। 10 और 10 का आप क्या बनाओगे? रेशियो बनाओगे। रेशियो का बन गया 1:1। अब सवाल ये है बच्चे कि ये रेशियो किस चीज का बना? तो एलिगेशन चैप्टर में मैंने आपको चीजें समझाई हुई हैं। क्या समझाया बच्चे?
रेट्स जिसके रिस्पेक्ट में होंगे रेशियो भी उसी चीज का होगा। तो रेट्स किसके रिस्पेक्ट में, ये आर्स, आर्स मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम का रेशियो आ गया। समझ गए? टाइम का रेशियो तो आ गया, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, डिस्टेंस पूछा गया है, तो इसका मतलब डिस्टेंस का रेशियो आपको निकालना होगा। डिस्टेंस का रेशियो कैसे निकालोगे? स्पीड, मान लो यही टाइम है 1 आवर, 1 आवर, रेशियो से काम चला लेते हैं। वैसे तो टोटल 5 आवर्स दिया हुआ है, 5 आवर्स को 1:1 में डिवाइड करके आप 2.5 घंटे 2.5 घंटे लिख सकते हो। चलो चलो एक काम करते हैं, 5 आवर्स को टाइम के रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा था। 5 आवर्स जो टोटल टाइम दिया हुआ उसको 1:1 में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहां पे लग रहा है जी 2.5 आवर्स, और यहां भी लग रहा है 2.5 आवर्स। ठीक है, टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, टाइम इंटू स्पीड करेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। कौन सा वाला पूछा हुआ है? बस से कितना डिस्टेंस कवर हुआ, बस से कौन सा है, दूसरे वाला। तो 30 इंटू 2.5 कितना आ गया जी, 75 किलोमीटर। दूसरे वाला डिस्टेंस पूछा हुआ था, तो कौन सा ऑप्शन आंसर हुआ, ए ऑप्शन आंसर हुआ। आया समझ की नहीं आया? इस क्वेश्चन को बच्चे इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका इस सवाल के लिए बेस्ट है। चलो ये हो गया जी फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान देना। A person has to travel from point A to point B in car in a scheduled time at uniform speed. Due to some problem in car engine, the speed of car has to be decreased by 1 by 5 of the original speed after covering 30 kilometers. समझाते हैं क्वेश्चन का मतलब क्या है, उसको हम बाद में समझते हैं, पहले पूरी स्टेटमेंट रीड करते हैं। With this speed, he reaches point B 45 minutes late than the scheduled time. Had the engine been malfunctioned after 48 kilometers, he would have reached late by only 36 minutes. Find the distance between A and B. तो A and B का डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो बच्चे ध्यान देना। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। मान लो कार ने ये डिस्टेंस कवर करना है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। लिखना चाहो तो लिख लो, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है जी। पहला एक्सीडेंट, एक्सीडेंट कह लो या जो कार का इंजन खराब हुआ वो कहां हुआ जी, यहां पे हुआ, इस पॉइंट पर। अच्छा, अब कितने किलोमीटर आगे हो रहा है कार का इंजन खराब, 30 किलोमीटर आ गया, तो ये वाला जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो 30 किलोमीटर का है। अब बाद में एक कंडीशन जोड़ी हुई है, अगर कार का इंजन यहां खराब होता है तो कार जो है 45 मिनट से लेट पहुंचती है। मतलब ये वाला डिस्टेंस जो है कार कवर करती है 45 मिनट्स लेट। 45 मिनट में नहीं, 45 मिनट लेट। मतलब यहाँ पे कुछ भी जो भी टाइम लगता है उससे 45 मिनट अब ज्यादा लगते हैं कार का इंजन खराब होने की वजह से। समझ गए? अच्छा, अब दूसरी कंडीशन क्या जोड़ी हुई है कि अगर कार का इंजन बच्चे यहां खराब ना होकर मान लो थोड़ा आगे खराब होता, इस पॉइंट पर खराब होता मान लो, तो कार जो है यहां से यहां तक ये वाला डिस्टेंस कवर करती, लेट पहुंचती। कितने मिनट से लेट पहुंचती? लिखा हुआ जी 36 मिनट्स। ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर? अब ध्यान दो, कार जो है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करती है रिड्यूस्ड स्पीड से, तो 45 मिनट से लेट होती है, लिखा है मैंने यहाँ पे। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करती है रिड्यूस्ड स्पीड से, तो 36 मिनट से लेट होती है। तो अब मुझे ये बताओ, ट्रेन यहां से यहां वाला डिस्टेंस जो कवर करेगी तो कितने मिनट से लेट होगी? 45 माइनस 36 कितना आ गया जी, 9 मिनट से लेट होगी। तो ये चीज समझ आई, ये जो हमने 9 मिनट्स निकाला बच्चे, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, अब थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ये 45 में यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई। ये वाला डिस्टेंस अगर कार जो है कवर करेगी तो 9 मिनट से लेट होगी, ये वाला डिस्टेंस कार कवर करेगी रिड्यूस्ड स्पीड से तो 36 मिनट से लेट होगी। ठीक है बच्चे, अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का है। डिस्टेंस बराबर है स्पीड इंटू टाइम, सेम डिस्टेंस के लिए स्पीड और टाइम में इनवर्स रिलेशन होगा। तो ध्यान दो, एक जगह लिख लो एक्स ओवर वाई सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए, दूसरी जगह लिख लो जी एक्स ओवर एक्स प्लस वाई। यहां स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड क्या हो रही है जी, 1/5 से क्या हो रही है, कम हो रही है। तो घटने वाला फ्रैक्शन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स ओवर एक्स प्लस वाई को। तो बढ़ने वाला फ्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स ओवर वाई को। अगर घटने वाला 1/5 है तो बढ़ने वाला क्या होगा, 1/4 होगा। मतलब ये हुआ कि स्पीड अगर 1/5 से बढ़ रही है तो टाइम जो है 1/4 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ये चीज समझ आई? ठीक है बच्चे, तो आप चीजें नोट डाउन करके चल रहे हैं, तो एक काम करते हैं हम यहाँ पे फिर इसको हटा लेते हैं, स्पेस बना लेते हैं। बस आप ये ध्यान रखो कि जो टाइम है वो 1/4 से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, समझ गए? अच्छा अब ध्यान दो, अगर मैं बच्चे इस डिस्टेंस की बात करता हूं, एक मिनट, क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है, इसको अच्छे से समझा लिया जाए। अगर बच्चे मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं, ठीक है, आप डिस्टेंस का कोई भी हिस्सा ले सकते हैं, मैं सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर स्पीड 1/5 से कम हो रही है बच्चे, तो जो टाइम है 1/4 से क्या होगा, ज्यादा। बल्कि यहां भी अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, तो यहां भी टाइम यूजुअल टाइम से 1/4 ज्यादा लगा होगा, यहां भी 1/4 ज्यादा लगा, यहां भी 1/4 ज्यादा लगा। ठीक है, अब ध्यान देना, फिलहाल के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से की बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चे, अब मुझे ये बताओ, डिस्टेंस के इस हिस्से के लिए स्पीड अगर 1/5 से कम हो गई, तो टाइम जो है 1/4 ज्यादा लगा। किसका 1/4? यहां पे कुछ यूजुअल टाइम लगता होगा, यहां से यहां तक कुछ यूजुअल टाइम लगता होगा, उसका 1/4। तो एक काम करते हैं, यूजुअल को मान लो x है, ठीक है जी। यूजुअल टाइम कितना है इस हिस्से के लिए, यहां से यहां तक मान लेते हैं बच्चे x है। x का 1/4 ज्यादा लग रहा है इस हिस्से के लिए, और हमें यह भी पता है कि इस हिस्से के लिए जो ज्यादा टाइम लग रहा है वो कितना है, हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं, 9 मिनट्स है। तो 1/4 ऑफ x बराबर है 9 मिनट्स। इतना समझ आया बच्चे? अच्छा अब मुझे ये बताओ, यहां से x कितना आ जाएगा जी, 36 मिनट्स। कितना आ गया, 36 मिनट्स। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चे, यहां पे जो कार है 9 मिनट से लेट हो रही है, 9 मिनट लग नहीं रहे, 9 मिनट से लेट हो रही थी। टाइम लग कितना रहा है वो हमने निकाल लिया, यूजुअल टाइम हमने निकाल लिया। इस डिस्टेंस के लिए जो लगना था या जो लगता था, कितना लगता था, 36 मिनट लगते थे। समझ गए? यूजुअल टाइम इस डिस्टेंस के लिए हमने निकाल लिया 36 मिनट। अब आगे की बात करते हैं, स्पेस बना लेते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चे, टाइम लगा रहा हूं ताकि आपको चीजें, ये वाला क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ जाए। अब बच्चे मुझे ये बताओ, अगर मैं डिस्टेंस के इस हिस्से की बात करूं, इस हिस्से की बात करूं, तो यहां भी तो टाइम 1/4 ज्यादा लगा। किसका 1/4 ज्यादा लगा, यूजुअल का। यूजुअल टाइम जो है एक पल के लिए मान लो इस डिस्टेंस के लिए लगता है x, x का 1/4 ज्यादा लग रहा है। और हम ये चीज निकाल भी चुके हैं कि यहाँ पे जो ज्यादा लगने वाला टाइम है वो कितना है जी, 36 मिनट। तो 1/4 ऑफ x बराबर है 36 मिनट, तो x किसके बराबर, 144 मिनट्स के बराबर। मतलब यहां से यहां तक जो यूजुअल टाइम लगना है, 36 मिनट से कार लेट होती है। टाइम लगा कितना, लगता कितना था, यूजुअल टाइम बताना है। अगर कार जो है रिड्यूस्ड स्पीड से ना चलती, तो यहां से यहां तक टाइम कितना लगता, वो हम निकाल चुके हैं, कितना, 144 मिनट्स। ये भी समझ आ गया? तो एक काम करते हैं, इसको भी हटाते हैं और यहां पे लिख लेते हैं जी 144 मिनट, 144 मिनट्स। ठीक है, यूजुअल स्पीड से यहां तक कार पहुंच सकती है 36 मिनट में, और यूजुअल स्पीड से कार यहां से यहां पहुंच सकती है 144 मिनट में। अब अच्छा एक चीज ध्यान रखना, कार जो खराब होती है पहले हो रही है जी 30 किलोमीटर आगे, आगे जो कार जो है खराब हो रही है 48 किलोमीटर आगे। कहां से, ओरिजिनेटिंग स्टेशन से। ओरिजिनेटिंग स्टेशन का है बच्चे यहाँ, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 48 दिया हुआ है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 30 है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा कितना होगा जी, 18 किलोमीटर। ये भी समझ आ गया? ठीक, इसको यहां से हटा देते हैं अब। ठीक है जी, तो कार जो है ये वाला डिस्टेंस जो कि 18 किलोमीटर का है, यूजुअल स्पीड से कवर करती, यूजुअल स्पीड से कवर करती, तो कार जो है टाइम लेती 36 मिनट्स। तो डिस्टेंस बाय टाइम करके यहां से यूजुअल स्पीड आप निकाल सकते हैं। तो 18 किलोमीटर बाई 36 मिनट्स, मिनट्स को आवर्स में बदल लो, 60 चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा जी 30 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया जी कार का रेगुलर स्पीड, यूजुअल स्पीड। यहां तक की कहानी समझ आई बच्चे? अभी भी अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई है तो आपने ये वाला सवाल एक बार फिर से देख लेना, ठीक है, बिल्कुल दिक्कत दूर हो जाएगी बच्चे। देखो जी, तो कार का रेगुलर स्पीड या यूजुअल स्पीड आपने निकाल दिया 30 किलोमीटर पर आवर, साइड में लिख लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर।
ये रेगुलर स्पीड है या यूजुअल स्पीड कह लो। ठीक है बच्चे, अब ध्यान दो, कार का स्पीड अगर निकाल लिया, अब मैं यहां से यहां तक की बात करूंगा, यहां से यहां तक कार जो है, ये वाला डिस्टेंस रेगुलर स्पीड से हम निकाल चुके हैं 144 मिनट में कवर करती है। तो ये डिस्टेंस तो बताया जा सकता है ना, कैसे निकालोगे? डिस्टेंस बराबर है स्पीड जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इनटू टाइम। टाइम कितना है बच्चे? 144 मिनट्स। मिनट्स को क्या करेंगे? आर से बदलेंगे, क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स, और 144/2 कितना आ गया? 72 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस आ गया जी 72 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा बच्चे? 30 जमा 18 जमा 72, 90 और 30 कितना हो गया जी? 120 किलोमीटर। आया समझ की नहीं आया? तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। मैं फिर कह रहा हूं, समझाने में भले ही टाइम लगा बच्चे, एक बार अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो फिर टाइम नहीं लगने वाला। ठीक है जी, चलो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दें। Two boats traveling at 5 kilometers per hour and 10 kilometers per hour head directly towards each other. They begin at a distance of 20 kilometers from each other. How far apart are they 1 minute before they collide? टकराने से 1 मिनट पहले दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी? ये पूछा जा रहा है। टकराने से 1 मिनट पहले दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी? अच्छा बच्चे, ये डिस्टेंस जो है वो आपको दिया हुआ है 20 किलोमीटर, इसकी वैसे जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जो बोट ए है वो मान लो यहां से इस पॉइंट से यहां पहुंच चुकी है, और जो बोट बी है वो यहां से यहां पहुंच चुकी है। अगर ये दोनों की दोनों बोट्स लगातार चलती रहती तो इस पॉइंट पर मिल जाती। ठीक है, कहने का मतलब ये है बच्चे, टकराने से 1 मिनट पहले ए जो है यहां पहुंच चुका है, बी जो है यहां पहुंच चुका है। अगर ये दोनों की दोनों बोट्स चलती रहती तो 1 मिनट में टकरा जाती मतलब मिल जाती। समझ गए? अच्छा, ये वाला डिस्टेंस है कितना? लेट कर लो डी किलोमीटर है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां लगाऊं तो टाइम जो कि 1 मिनट दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो कि डी किलोमीटर, लेट करके चल रहा हूं, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। दोनों ऑब्जेक्ट्स का स्पीड क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ए का स्पीड 5 है, बी का स्पीड 10 है, 15 हो गया, काटो जिसको। तो डिस्टेंस आ जाएगा जी 1/4 किलोमीटर। तो टकराने से 1 मिनट पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स का, बोट्स का जो डिस्टेंस था आपस में वो कितना था? 1/4 किलोमीटर। आया समझ की नहीं आया? इस 20 को लेने की यहां जरूरत ही नहीं है। यही चीज आपसे पूछी जा रही थी कि टकराने से 1 मिनट पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1/4 किलोमीटर। सी ऑप्शन आंसर। आया समझ की नहीं आया? कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए बच्चे, सवाल चाहे जैसा मर्जी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A boat can travel 15 kilometers downstream in 18 minutes. बोट जो है 15 किलोमीटर कवर करती है 18 मिनट में। मिनट्स को 8 से बदल लो। ठीक है जी, 6 से काट लो, 6 3 6 10 3 5 5 इंटू 10 50 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड आई बच्चे? बोट कहां जा रही है? 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है 18 मिनट में, तो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड आई है। अच्छा, आपको यू रेशियो वी गिवन है 4:1। यू मतलब बोट की स्पीड, वी मतलब स्ट्रीम की स्पीड। बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया हुआ है 4:1। क्या इस रेशियो को बदला जा सकता है यू प्लस वी रेशियो यू माइनस वी में? यू प्लस वी मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड, यू माइनस वी मतलब अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का यहां से आप रेशियो निकाल सकते हो। यू प्लस वी आ जाएगा 5 एंड यू माइनस वी आ जाएगा 3। तो दोनों ही स्पीड्स का रेशियो आ गया। कौन सी स्पीड्स बचे? डाउनस्ट्रीम स्पीड टू अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो आ गया। और डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 50 किलोमीटर पर आवर है। तो 5 हिस्से अगर 50 के बराबर तो एक हिस्सा 10 के बराबर, तो 3 हिस्से किसके बराबर? 30 के बराबर, 30 किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड आ गई? ये अपस्ट्रीम स्पीड आ गई। अब देखो जी क्वेश्चन में क्या कंडीशन लगी हुई है। अगर बोट ने अपस्ट्रीम जाना है कितने किलोमीटर? अगर बोट ने अपस्ट्रीम जाना है 10 किलोमीटर, तो बोट अपस्ट्रीम जाएगी किस स्पीड से जाएगी? 30 की स्पीड से। ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो कितना टाइम लगेगा? 1/3 आवर्स लगेंगे। लेकिन ऑप्शन किस में? मिनट्स में।
तो 1/3 को मिनट्स में बदल लो। कितना आंसर आ गया बच्चे? 20 मिनट लगेंगे। आया समझ की नहीं आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जी 20 मिनट्स, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ बच्चे? तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Speed of a man in still water is 4 kilometers per hour and the river is running at 2 kilometers per hour। मतलब आपको u भी दिया हुआ है एंड v भी दिया हुआ है। u दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर एंड v दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर। समझ गए जी? और टोटल टाइम उसको लगा 4 आवर्स। टोटल टाइम उसको लगा 4 आवर्स। कौन से 4 आवर्स? बोट जो है बच्चे डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर उसके बाद सेम पॉइंट पर अपस्ट्रीम आ रही है। तो जो डिस्टेंस बोट ने डाउनस्ट्रीम में कवर किया उतना ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम में कवर किया। तो बोट जो है बच्चे डाउनस्ट्रीम में मान लो इतने किलोमीटर कवर कर रही है। किस स्पीड से? u प्लस वी, मतलब 4 प्लस 2 6 से। तो डिस्टेंस बाई स्पीड करके टाइम आ गया। कहां वाला टाइम आ गया? ये डाउनस्ट्रीम जाने वाला टाइम आ गया। सिमिलरली बच्चे डी किलोमीटर बोट जो है अपस्ट्रीम आई है। किस स्पीड से? अपस्ट्रीम स्पीड से। अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगा? 4 माइनस 2 2। तो ये आ गया जी अपस्ट्रीम टाइम आ गया। डाउन जाने में इतना समय लगा, अप आने में इतना टाइम लगा। दोनों को प्लस कर देंगे तो इनका जो सम है जो कि बनेगा टोटल टाइम, जो कि आपको ऑलरेडी दिया हुआ इस सवाल में 4 आवर्स। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन हम कर सकते हैं। एलसीएम ले लो, क्या बनेगा? 6, ये 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ टी आ जाएगा, डी आ जाएगा और यहाँ 3d आ जाएगा। तो 24, 6 4 24, 4d 4 6 d इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर। आया समझ की नहीं आया? तो यही डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा था। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड? तो डिस्टेंस तो बच्चे 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे टोटल डिस्टेंस निकालना चाहिए था, तो आंसर होना चाहिए था 12 किलोमीटर, क्योंकि डाउन व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल पूछा हुआ है। तो डाउन गया 6 किलोमीटर, अप आया 6 किलोमीटर, तो कुल मिला के 12 किलोमीटर आंसर होना चाहिए था। तो ऑप्शन में बच्चे थोड़ी सी गलती है। आंसर क्या होगा इसका? 12 किलोमीटर। समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। स्पीड ऑफ बोट ए एंड बी इन स्टिल वाटर आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, अब यहाँ पे दो बोट्स हैं, दोनों बोट्स का स्पीड्स का रेशियो दिया हुआ है 3:2। तो एक बोट का स्पीड 3x मान लो, दूसरे का 2x मान लो। ए का स्पीड 3x, बी का स्पीड 2x। बोथ बोट्स started from point P to Q downstream at the same time. After boat B reaching point Q in the return journey, it is powered by engine due to which the speed of the boat in still water is increased by 70%. While return boat A, अच्छा while boat A return to point Q as usual। बच्चे B के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो B बोट है वो डाउनस्ट्रीम गई, मान लो D किलोमीटर गई, किस स्पीड से जाएगी? अपनी स्पीड प्लस पानी की स्पीड। पानी की स्पीड कितनी दी हुई है बच्चे? 10। ठीक है जी, स्ट्रीम का स्पीड 10 दिया हुआ है। तो बोट बी जो है डाउनस्ट्रीम जाएगी डी किलोमीटर, किस स्पीड से जाएगी? अपनी स्पीड प्लस पानी की स्पीड। प्लस बोट बी जो है बच्चे वापसी में डी किलोमीटर आई, वापसी में डी किलोमीटर आई, किस स्पीड से आएगी? उसकी जो खुद की स्पीड है वापसी में 70% से बढ़ जाती है। तो किसी भी नंबर को अगर 70% से बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे? 170/100 से मल्टीप्लाई करोगे। उसकी खुद की स्पीड थी 2x, 70% इंक्रीज हो गई तो 170/100 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है जी, तो इसकी बोट की खुद की स्पीड आ गई इतनी, इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा पानी की स्पीड जो कि कितनी है? 10 दी हुई है। समझ गए बच्चे? तो डाउन जाने में इतना समय लगा, अप आने में इतना समय लगा, दोनों को जोड़ दूंगा तो ये आ गया बोट का कुल समय। अब बोट, ये बोट बी का कुल समय आया। अब बोट ए का कुल समय निकालते हैं। बोट ए जो है डी किलोमीटर गई डाउनस्ट्रीम 3x प्लस 10 से जाएगी, वापसी में डी किलोमीटर आई 3x माइनस 10 से आएगी। तो जितना टोटल समय ए बोट को लगा उतना ही टोटल समय जो है बी बोट को लगा, क्योंकि दोनों के दोनों बोट जो है इनिशियल पॉइंट पर एक साथ पहुंचती हैं, तो टाइम तो सेम लगा ना। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। अब इक्वेट करने से बच्चे होगा क्या? डी डी तो एलिमिनेट हो जाएगा कॉमन लेके, ध्यान देना। डी डी क्या हो जाएगा? कॉमन लेने से कट जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1/3x प्लस 10
ये बन जाएगा 1/3x - 10, और यहाँ हो जाएगा 1/2x + 10, और यहाँ हो जाएगा 1/0 कट जाएगा, ये बन जाएगा 3.4x - 10। ठीक है बच्चे, समझ आया? अब बच्चे, अब ये इक्वेशन बन गई। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया होता तो क्या करना था? क्या कर पाते बच्चे? होने को तो हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन करोगे, क्वाड्रेटिक बनेगा, फैक्टराइज करोगे, वहां से x का वैल्यू आएगा, लेकिन यहाँ पे टाइम लंबा लग जाता है, नंबर्स भी आसान नहीं है ये, समझ गए? तो इस क्वेश्चन को या तो स्किप करते या कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाते। अब ये जुगाड़ क्या लगा सकते हो आप, ध्यान देना। देखो बच्चे, अब हमें, अच्छा पूछा क्या हुआ है, बोट ए का स्पीड पूछा हुआ है। अब बच्चे एक काम करते हैं, हम ऑप्शन पुट करते हैं, ठीक है जी। एलएचएस आरएचएस अगर जिस ऑप्शन से बराबर आ गए तो वो ऑप्शन सही है। अब सवाल ये है, ध्यान से चीजें सुननी है बच्चे आप। बोट एंड स्ट्रीम में ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है जी। ऑप्शंस अगर आपको समझ आ गए, ऑप्शंस अगर आपको पुट करने आ गए, तो बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस रह ही कुछ नहीं जाते बच्चे, ठीक है। अब देखो, मैं ये कह रहा हूं कि हम ऑप्शन सेटिस्फाई करवाएंगे, ऑप्शन उठाते हैं, लेकिन सवाल ये जी 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन उठाएं? ऑप्शंस उठाने भी आने चाहिए आपको, ध्यान दो। हमें यहाँ पे बच्चे रेशियो दिया हुआ है बोट ए और बोट बी का, क्या रेशियो दिया हुआ है? 3:2, मतलब बोट ए और बोट बी की स्पीड्स का रेशियो है 3:2। 3:2 से ये जो रेशियो है बच्चे, ये बहुत कुछ कह रहा है। ये जो 3:2 है, यहां से हमें ये चीज समझ आ रही है कि जो बोट ए का स्पीड है वो 3 के मल्टीपल्स में होगा, और बोट बी का जो स्पीड है वो 2 के मल्टीपल्स में होगा। ये चीज समझ आई? तो जैसे ही आपको ये चीज समझ आ जाती है, तो बल्कि ये चीज अगर आप अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो ये इक्वेशन बनाने की जरूरत भी ना पड़ती, क्योंकि एक ही एक लौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें, जैसे यहाँ पे 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, मैंने ये कहा बोट ए की जो स्पीड होगी वो 3 के मल्टीपल्स में होगी, हम रेशियो से आइडिया लगा रहे हैं, तो 3 के मल्टीपल से तो एक ही ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन बचे? ऑप्शन बी। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया होता, जैसे ही आपने ये रेशियो देखा, इस रेशियो से हमें ये चीज समझ आई बोट ए का स्पीड 3 के मल्टीपल्स में है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि 3 का मल्टीपल है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होना चाहिए? बी। तो एग्जाम में आप बी ऑप्शन पे टिक कर देते, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। नन ऑफ दिस तो यहां है नहीं, समझ गए? अगर फिर भी आप श्योरिटी चाहते हो, कंफर्मेशन चाहते हो कि ये ऑप्शन सही है कि नहीं, तो हम एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई करवा लेते हैं। देखो जी, यहाँ पे 30 km/h, मतलब मैंने ये कह रहा हूं कि 3 यूनिट्स का जो वैल्यू है, मैं ऊपर लिख रहा हूं, 3 यूनिट्स का जो वैल्यू है मान के चल रहा हूं 30 km/h। अगर 3 हिस्से 30 के बराबर, तो एक हिस्सा किसके बराबर? 10 के बराबर, मतलब x का जो वैल्यू है वो 10 रखूंगा मैं। अगर मैं 10 रखता हूं तो ये बन जाएगा 1/30 + 10 40, 1/30 - 10 20। ये एलएचएस बन गया। पहले एलएचएस सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, ये बन जाएगा जी 60/800, 3/40। एलएचएस बन गया बच्चे 3/40। चेक कर लेते हैं क्या आरएचएस भी 3/40 बनेगा। फटाफट से चेक करते हैं, फटाफट से चेक करते हैं। तो 1/20 + 10 30 प्लस 1/34 - 10 24, ये बनेगा जी, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 54, 30 × 24, 6 से काटें 6 9, 6 4, 3 3, 3 10, 3/40। एलएचएस और आरएचएस बच्चे बराबर आ रहे हैं, 3/40 3/40, मतलब जो ऑप्शन हमने चुना है वो 100% सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर यहां नन ऑफ दीज भी होता तो आप एलएचएस आरएचएस सेटिस्फाई करवा लेते, इस ऑप्शन से बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं बच्चे। तो जो हमारा आंसर होगा क्या होगा? बी ऑप्शन, 30 km/h। जो आंसर हुआ वो क्या बन गया? 30 km/h। यही आपसे पूछा जा रहा था, आया समझ की नहीं आया? ठीक है बच्चे, तो जो भी सवाल आज की क्लास में करवाए हैं आपको बिल्कुल समझ आए होंगे। अगर अभी भी कहीं दिक्कत है तो आपने ये लेक्चर एक बार फिर से देखना है। अगली क्लास में मिलेंगे बिल्कुल नए सवालों के साथ, तब तक के लिए बच्चे धन्यवाद।